Very good afternoon, class. As you see on a screen, GST registration is heading. Today we are going to start second unit of your syllabus, GST and customary law. Under this, we will go through the eligibility, procedure, documents and penalties. दिख रहा होगा आप लोगों को इतना? Is it visible? Yes, sir. Okay. So, अब इसमें करना क्या है? Student having a problem regarding these basic questions. What are these type of basic questions, or we can say that we will cover up all these things. Number one question is related of the name of the chapter, directly related with the question, who is eligible to registration under GST. क्योंकि जब तक यही नहीं पता होगा कि रजिस्ट्रेशन किसको कराना है और कितने लोग हो सकते हैं, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो आप इम्प्लीमेंट किस पे करेंगे? करना होगा मिस्टर जेड पे कर देंगे, मिस्टर एक्स पे। अच्छा, जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, तब ये क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब आप अगर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेने आते हैं तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के लिए सपोर्ट में चाहिए होते हैं कि हाँ हमने 10th पास किया और 12 पास किया, दीज आर द बेसिक परसेंटेज, ये उसी तरीके से ही है। देन टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, हम रजिस्ट्रेशन जो है वो कितने तरह से कर सकते हैं, तो 4 आपको यहाँ दिख रहे हैं। डेप्थ में अभी आगे पढ़ते हैं, अभी तो सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं कि कितनी चीज़ें हम लोगों को इसमें कवर अप करनी है। तो ये पता चल गया पर्सन कौन है, डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे और किस तरह से करेंगे, ये चूज करने पर है कंडीशन। आफ्टर देन इतना पता चल गया तो प्रोसीजर पता होना चाहिए कि नंबर 1 स्टेप पे क्या करेंगे, नंबर 2 स्टेप कैसे होगा, 3 4, तो ये स्टेप्स पूरे आपको बताता है, इन स्टेप्स पे हमारा प्रोसीजर फॉलो हो जाएगा। फिर बच्चों के मन में क्वेश्चन ये आता है, सर अच्छा अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करें तो क्या होगा? तो बेटा ये है पेनाल्टीज फॉर नॉट रजिस्टरिंग अंडर जीएसटी। अब आप रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी आपके ऊपर होता है, यू आर बाउंड टू रजिस्टर योर बिजनेस, और अगर नहीं करते हैं तो क्या पेनाल्टीज हो सकती हैं। पेनाल्टी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर और कंटेंट है जो आपसे सिर्फ हल्का सा इंट्रोडक्शन होगा, अदरवाइज तो ये पूरा ही अपने आप में इंडिविजुअल चैप्टर है। अच्छा, इसके बाद में बच्चों के मन में इन सबको करने के बाद में क्वेरीज रहती है, तो वो FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो लगातार पूछे जाते हैं, और अभी हम लोग टॉपिक करेंगे तो उनसे रिगार्डिंग भी इन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान देते हुए करना है, अदरवाइज बाद में इन्होंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया है। 6.1 इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, क्योंकि जो ये 1 है वो तो एलिजिबिलिटी बता रहा है, तो यही आता है कि सर क्या मैंडेटरी है? तो बेटा मैंडेटरी अगर नहीं होता तो ये देखिए इस जगह पर पेनाल्टी आ जाती ना, अगर लिमिट में आप आ गए तो। इसको भी आगे पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन हैं, जब इन सबको पढ़ लेंगे तो ये लास्ट तक का हम लोग इनको कवर अप करेंगे। तो अब इसके बाद इसको आगे स्टार्ट करते हैं। है इजाजत आप लोगों की किसको आगे बढ़ाया जाए? Yes, sir. ओके, पढ़ता जाऊंगा, बताता जाऊंगा आप लोगों को, फिर सीक्वेंस यहाँ से बता रहे हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस बाय विच ए टैक्स पेयर गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। वंस अ बिजनेस इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, अ यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर इज असाइंड नोन एज जीएसटी इन। तो जीएसटी इन का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिस तरह आपका यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको एक आइडेंटिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से नंबर की मिल जाती है, क्लास के लिए रोल नंबर की आइडेंटिटी अलग होती है, सेम उसी तरह इस जीएसटी के लिए आपने अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया तो उसके बाद आपका यूनिक नंबर हो जाएगा, उसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं GSTIN। कई बार आपके यहाँ एग्जामिनेशन में शॉर्ट में GSTIN आ जाता है शॉर्ट नोट्स के लिए। ये कितने डिजिट का होता है? अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि ये 15 डिजिट का नंबर होगा, इस नंबर के बाद आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं। नोट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
इफ यू आर ऑपरेटिंग फॉर मोर देन वन स्टेट, मतलब हम यूपी में भी काम कर रहे हैं और हम लोग एमपी में भी काम कर रहे हैं, then you will have to take separate registration for each state you are operating from. तो इसका मतलब हो गया कि एक अलग रजिस्ट्रेशन नंबर इस स्टेट का भी होगा और एक अलग रजिस्ट्रेशन नंबर इस स्टेट का भी होगा। सर एक नंबर तो इंडिया में हो सकता है क्योंकि एक ही टैक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो अलग अलग स्टेट के लिए बट कैसे? तो समझो बेटा, जब तुम यूपी में काम कर रहे हो तो यहाँ का CGST अलग नहीं होगा, तो यूपी गवर्नमेंट वो CGST एमपी गवर्नमेंट को देगी नहीं, और ये CGST जो है वो सेपरेट मिलेगा। तो ये तो ठीक है कि ये तो सेंट्रल को देंगे ये लोग, ये तो सेंट्रल के पास चला गया, दोनों के पास से वैल्यू आ गई और सेंट्रल को चला गया, तो ठीक है। मगर व्हाट अबाउट द SGST? जो SGST होगा वो तो इंडिविजुअल यूपी का ही होगा, और इंडिविजुअल एमपी का होगा, ये लोग तो आपस में शेयर करेंगे नहीं। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर से इंडिविजुअल इन लोगों का अकाउंट और वैल्यूएशन और वैल्यूज अलग अलग कैलकुलेट हो जाती है। ये तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि हम लोग कितना वर्क आगे करेंगे मोर देन अगर वन स्टेट में है। अब आगे आते हैं, हु इज एलिजिबल टू रजिस्टर अंडर GST। मैंने इस साइट को क्यों चुना है आपको बताने के लिए, क्योंकि बहुत जगह बुक्स में भी देखा, इधर उधर नोट्स में भी देखा, तो कई जगह पर ये ओल्ड ही चल रहा है। ओल्ड ये 20 लाख था, तो आपको भी कहीं को नोट्स मिलते हैं और आप एग्जामिनेशन में लिख देते हैं 20 लाख, तो ये बेटा गलत हो जाएगा क्योंकि अब जो टर्नओवर है उसके लिए 40 लाख की लिमिट है, इसी को आपको ध्यान देना होगा। तो क्या कहता है ये, इसको समझिए। ऑल द बिजनेस सप्लाइंग गुड्स whose turnover exceed 10 लाख, GST है, ये GST में G को सिर्फ डिफाइन कर रहा है, जो गुड्स में डीलिंग कर रहे हैं, whose turnover exceeding 40 lakhs in the financial year are required to registered as a normal taxable person। पहला पॉइंट, however the threshold limit of 10 lakhs if you have a business in नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट JNK, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। सर ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में JNK, हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड, ये 3 स्टेट को रख करके कम पैसे की क्यों बात करी गई? इन 3 स्टेट्स के लिए 10 की बात करी गई जो इनकी लिमिट है, और बाकी इंडिया में जो है वो 40 लाख की लिमिट है, इसको ध्यान देना है। मगर सर करी क्यों गई ये बताइए। बेटा जो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं यहाँ पर गवर्नमेंट प्रमोट भी करना चाहती है, और इस जगह की जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है। उन सब वजह से ये कुछ रीज़न मैंने बताया, और भी कई ऐसे बेसिक रीजंस हैं जिनसे गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करना चाहती है, इसलिए इनके ऊपर लिमिट आप ध्यान रखिएगा कि 10 लाख की है। देन द टर्नओवर लिमिट 20 लाख इन द केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ₹10 लाख फॉर द सर्विस प्रोवाइडर्स। तो अब सर्विस प्रोवाइडर के लिए 10 लाख की बात आपको ध्यान रखनी है, स्पेशल कैटेगरी को आपको याद रखना है, लिमिट 40 लाख की आपको इसमें से याद रखनी है। देन ऑल्सो हियर इज द लिस्ट ऑफ सर्टेन बिजनेस इन विच GST रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। अभी क्वेश्चन आया था ना कि सर क्या ये मैंडेटरी है कि हमको इसका रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, क्या हम 40 लाख वाली लिमिट को ध्यान नहीं देते? इसको समझते हैं, इसका रीज़न भी है कि इनको कंपलसरी कराना है। कैसे? सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं। दूसरा NRI, यहाँ NRI को भी समझिएगा, NRI आया, बिजनेस किया, प्रॉफिट अर्न किया, और वो फिर इंडिया से प्रीवियस ईयर ही आया और गायब हो गया, तो इतना इंडियन मनी अब्रॉड नहीं मूव कर जाएगा। अर्न किया हमारी ज़मीन पर, हमारी रिसोर्सेज को यूज़ किया और प्रॉफिट अर्न करके जा रहा है, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल रखने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराती है। आफ्टर देन वो लोग जो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, सर इस पे क्या टर्नओवर नहीं देखेंगे? नहीं बेटा, इसीलिए देखो लिखा ना इररिस्पेक्टिव इन देयर टर्नओवर, टर्नओवर देखना ही नहीं है। इंटर स्टेट कर रहे हैं, NRI हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, इनका दूसरा नाम है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर,
या फिर सप्लायर ऑफ गुड्स हैं जो ई कॉमर्स पोर्टल, पता है आपको अब ई कॉमर्स पोर्टल? कोई मुझे बताएगा कोई एक एग्जांपल, अगर किसी साइट से मंगवाते हैं इंटरनेट के थ्रू, अगर आप फिर मिंत्रा, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब बिल्कुल सही बताया आपने। तो इन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कोई इनका सर्विस प्रोवाइडर है उसको भी हम लोग करेंगे। लाइबल टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैंने आपको 2-3 क्लास पहले लेक्चर में बहुत ढंग से बताया था। तो जो लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर में हैं तो उनको ज़रूर ही से ज़रूर कराना पड़ेगा। याद रखना, रिवर्स चार्ज में बोला था उल्टी गंगा बहती है, सेलर कलेक्ट नहीं करेगा, परचेजर ही कलेक्ट करके गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। तो अगर वहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। नेक्स्ट, टीडीएस और टीसीएस डिडक्टर। अभी हम लोग आगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में डिफरेंस भी पढ़ेंगे, मगर आज के लेक्चर में नहीं होगा। आफ्टर देन ऑनलाइन डेटा एक्सेस। तो ये सब जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, इन लोगों के केस में आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। इनके लिए जो 40 लाख की लिमिट है वो लिमिट यूज़ नहीं होगी, इनको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना पड़ेगा। नाउ इट्स योर टर्न, एनी क्वेरी इन दिस केस? सर अगर कोई फॉरेनर यहाँ बिजनेस करता है तो उसको भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा? तो हम उनको एनआरआई के कैटेगरी के साथ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके। पहली बात, फॉरेनर को तो डायरेक्ट बिजनेस करने को ही नहीं अलाउ होगा, यस सर। उसके लिए बहुत से रूल एंड रेगुलेशंस हैं। फॉरेन एक्सचेंज को देखना पड़ेगा, आरबीआई की परमिशन देखनी पड़ेगी, फिर ये भी देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं या फिर नॉर्मल इंश्योरेंस सेक्टर के लिए जा रहे हैं, उसमें कितनी मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं। ये सब परमिशन के साथ में रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि बेटा उनसे तो टैक्स कलेक्ट करना ही करना है ना। पता चला कोई फॉरेनर आया किसी तरह उसने लीगल बिजनेस को किया, लीगल की तो रिकॉर्डिंग ही नहीं है, मान लीजिए कि स्मगलिंग वगैरह करी, बात अलग है। तो इनकम यहाँ की जमीन के ऊपर जनरेट करी तो यहाँ की गवर्नमेंट और इस कंट्री का भी तो हक बनेगा, तो वो इनके ऊपर टैक्स चार्ज कर लेगा, नाम होगा जीएसटी। ओके, तो इसलिए आप बिना रजिस्ट्रेशन कराए वर्क कर ही नहीं सकते। क्लियर? यस सर। देन थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। टू फाइंड आउट हाउ मच जीएसटी यू मस्ट पे फॉर योर गुड्स और सर्विसेज, सिंपली यूज एन ऑनलाइन जीएसटी कैलकुलेटर। ये तो मैंने पहले एक सेमेस्टर में पढ़ा रखा था, आपको ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अगर आता है मन में कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जीएसटी कितना है, तो जीएसटी कैलकुलेटर जो है अब तो मिलने लग गए हैं। तो उसमें क्या होता है समझ लीजिए, रेट्स पड़े हुए होते हैं, कंटेंट आपको डालना है, रेट्स को सेलेक्ट करना है, और वो अपने आप डायरेक्टली आपको सारे अमाउंट कैलकुलेट करके दे देता है, अपने आप ही इनपुट का भी डिडक्शन वो कर देता है। टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर रही है तो एनहेंसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है। बहरहाल अभी आप हम लोग तो रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग बात कर रहे थे, तो आपने अभी तक ये जान लिया कि किन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा विदाउट एनी लिमिट, और जिनके लिए लिमिट है तो उनको आपने देखा स्पेसिफिक स्टेट्स को छोड़ दिया जाए 3 को, तो बाकी जगह 40 लाख है, नहीं तो 10 लाख गुड्स के लिए था। और सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन को तो कराना ही कराना है, जितने भी सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है। अच्छा सर, चलिए हम लोग रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आ गए। तब क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स। अब हमें रजिस्ट्रेशन कराने जाना है तो अपने साथ हम क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं? जाना कहीं नहीं है, सब आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। तो सर हम क्या क्या अप्लाई करेंगे अपने बिजनेस के लिए? ये डॉक्यूमेंट्स है। नंबर 1, अवेयर होंगे आप लोग पैन से, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर। आधार और पैन में डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। आधार तो जो है वो तो यहाँ पे रहने के लिए आपका बता रहा है, रेसिडेंशियल स्टेटस को शो कर रहा है। पैन जो है वो आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी शो करता है। फाइनेंशियल आइडेंटिटी का मतलब रहता है कि हिंदी में तो वित्तीय बोलेंगे, कि जब आप मनी से डीलिंग इन्वायरमेंट में जाते हैं तो उसमें आपकी एक आइडेंटिटी होती है। उस मार्केट में उतरने के लिए मनी जहाँ सर्कुलेट हो रहा है एक पैन नंबर होता है। जिसके पास भी मनी आ रही है, इनकमिंग है। सर ये तो इंडिविजुअल के लिए होता है पैन, कंपनी किसके के लिए लिए तो बेटा? टैन होता है। पैन किसके लिए सर होता ये है? इंडिविजुअल के लिए, हाँ, तो अगर आप मार्केट कंपनी के में, लिए सर कुछ और होता है ना।
नहीं, कंपनी को भी पैन नंबर लेना पड़ेगा, वो तो बिजनेस सर करने टैन के लिए करके कोई अलग है। नंबर होता है, ये टैन तो TN। हाँ, तो इंडिविजुअल जो बिजनेस वर्ल्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए है। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि जो पैन है, जो एप्लीकेंट्स हमारे पास आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए, हम उनकी बात कर रहे हैं। जो डैन वाला नंबर है वो भी तुमको मैं भी दिखाता हूँ, भी मैंने बताया है बच्चों को, तो वो भी आपको पार्ट में दिखा रहा हूँ, थोड़ी देर में दिखाता हूँ, याद दिला देना, ठीक है? ठीक सर। ओके, 1 मिनट। यहाँ पर क्या स्क्रीन तुम लोगों को दिख रही है अभी वाइट वाइट? यस सर। ओके, मैंने कुछ टाइप किया, दिखाई दिया? यस सर। एक सेकंड, क्योंकि इस जगह क्वेश्चन इसने अराइज किया है। सर ये सर किसी भी कंपनी के लिए सर टैन एन हाँ, नंबर होता है, पैन नंबर इंडिविजुअल के लिए होता है। 10 हाँ सर। ये पैन कार्ड भी तुम लोगों को दिख रहा होगा। हम्म। क्योंकि कंपनी है, सोसाइटी है, तो इन सब के लिए जो है सोसाइटी पे पैन नंबर यूज होता है। मेरा अपना भी पैन नंबर है, जो सोसाइटी का नंबर है उसका भी पैन नंबर है, बस फोटो उस पर नहीं लगती। जैसे एम्स है, तो एम्स के लिए पैन नंबर यूज होता है, तो जिसकी भी आइडेंटिटी है उन सब पे पैन होता है। मगर तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे यही अराइज हुआ, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पैन इज अ 10 डिजिट यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बेटा ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? यस सर, यस सर। ओके ओके, तो ये तो पैन ऐसा देखने में है, 10 डिजिट का नंबर है। डिजिट कैसे होंगी, वो तो 10 डिजिट आप समझ ही गए कि 10 डिजिट में यूनिक नंबर होगा। ये देखो, द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैन रिप्रेजेंट द स्टेटस ऑफ द पैन होल्डर। तो हमारे पास जो 3 डिजिट शुरू किए, ध्यान से देखना बेटा, यस सर। जो आउट ऑफ द फर्स्ट 5 कैरेक्टर, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इस जगह पर आप जब देखें क्वेश्चन को, तो पैन के लिए हमारे पास 10 डिजिट नंबर है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 10 डिजिट नंबर है, ठीक। 10 डिजिट में ये अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब अल्फा नंबर भी है और अल्फा न्यूमेरिक। ABCD और नंबर्स भी दे रखे हैं। अच्छा, अब इसके बाद में इनका डिवीजन जो किया गया है उसको देखो। नाउ वी शैल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैन। जो पैन के 10 नंबर हैं, उसमें से जो आउट ऑफ 5 हैं वो हमारे करेक्टर्स जो हैं, द फर्स्ट 3 कैरेक्टर रिप्रेजेंट द अल्फाबेट सीरीज रनिंग फ्रॉम A to Z। ये तो अपने आप में क्लियर हो गया, ओके। यस सर। बहुत ध्यान समझिएगा, 1 2 3 तो ये करेक्टर को शो कर दिया कि हम किस सीरीज में आ रहे हैं, सीरीज लंबी सी होती है। उसके बाद में जो फोर्थ करेक्टर है, जो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर तुमको यहाँ मिलेगा, ये देखो, द फोर्थ करेक्टर पैन रिप्रेजेंट द स्टेटस ऑफ पैन होल्डर। जो तुम्हारा क्वेश्चन था बेटा, यस। उस पे आइए, वो किसको शो करेगा? वो पैन होल्डर के स्टेटस को शो करेगा। तो वो पैन होल्डर एक कंपनी भी हो सकती है, यस सर। ओके। सर हमको सर कोई ने बताया था कि सर जो टिन नंबर जो है मैंने कंपनी के लिए यूज होता मैंने है। मैंने तो इसीलिए कहा ना, रुक जाते हैं हम लोग, हवा में क्यों बात करें, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, यस सर। तो उसी को यस हम सर। लोग यूज कर लेते हैं। ये तो पढ़ाई लिखाई हो रही है, सीख रहे हो ना, इसमें तो हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। क्योंकि यस इंडिविजुअली सर। जैसे मैं खुद हूँ, तो मेरा अपनी एक पैन आइडेंटिटी नंबर है इंडिविजुअल। ये क्या होता है, इकोनॉमिकल कंडीशन, इकोनॉमिक आइडेंटिटी होती है, तो ये हमारी यस सर। इंडिविजुअल शो करती है। ऐसे ही जो हमारी सोसाइटी है, उसका भी हमारा एक पैन नंबर है, जो मेरी एक कंपनी है उसका भी एक पैन नंबर है। मगर जब सबूत के साथ सामने रख के बात हो, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा क्लियर होता है। अब जैसे कभी भी यस सर। पैन की बात होगी, तो पैन में आप ये समझ गए कि सर इसके 2 ब्लॉक्स होते हैं। अब आप इतना जान गए इस पैन के लिए, ये पहले 5 को शो करता है, फिर ये 5 को शो करता है। जो पहले वाले ब्लॉक्स होते हैं, उसमें से आप वो समझ गए कैरेक्टर होते हैं। कि 3 वालों को हम अलग कर देंगे
और बाकी जो चौथे नंबर पे होगा वो आइडेंटिटी को शो करेगा। तो अगर ये इंडिविजुअल पर्सन है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। कंपनी को सी से शो कर देंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो यहाँ एच हो जाएगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो ए हो जाएगा। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है तो बी हो जाएगा। कोई गवर्नमेंट एजेंसी है तो वहाँ पर जी वर्ड यूज होगा। जे जुडिशियल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए। लोकल अथॉरिटीज हैं तो उनके लिए हम एल यूज कर देंगे। लिमिटेड लाइबिलिटीज फंड है तो वहाँ पर फर्म के लिए एफ, और जो ट्रस्ट है उसके लिए हम टी यूज कर देंगे। मेरे ख्याल फिफ्थ से भी कैरेक्टर भी यूज करना है। हाँ, तो मैं यहाँ पर ये फोर्थ के लिए है। ये सारी चीजें जो हैं वो फोर्थ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फोर्थ से अब फिफ्थ ये का लिख क्लियर हो दीजिए। जाएगा कि फोर्थ है ही स्पेसिफिक इसी के लिए कि आप जो पैन होल्डर हैं उसका स्टेटस क्या है, करेक्टर्स कौन सा है। यस सर। अच्छा, तो ये बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा और आपको इस तरह थोड़ा सा डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद में अभी फर्स्ट ब्लॉक पे हम फिफ्थ पे आ रहे थे। तो जो फिफ्थ है उसका भी अपना एक नंबर है। जो फिफ्थ करेक्टर देखो, पैन रिप्रेजेंट द फर्स्ट करेक्टर ऑफ पैन होल्डर नेम, लास्ट नेम। तो पैन होल्डर लास्ट नेम, सर नेम इन द केस ऑफ इंडिविजुअल। तो अगर इंडिविजुअल है, जैसे मैं अनुभव तिवारी हूँ, तो अगर अनुभव तिवारी हूँ तो यहाँ पे जब मैं फिफ्थ वाला मेरा कोड जनरेट होगा तो जो मैं तिवारी में टी लगाता हूँ तो यहाँ पर टी आ जाएगा, मैं इंडिविजुअल हूँ। फिर आप कहेंगे सर अच्छा कंपनी, जैसे कंपनी की बात चल रही थी, तो इन द केस ऑफ द कंपनी फिफ्थ करेक्टर रिप्रेजेंट द करेक्टर ऑफ पैन होल्डर नेम। अब कंपनी मान लो ABC कंपनी है तो नेम ए से शुरू हो रहा है, या फिर मान लो रिलायंस है तो आर से शुरू हो रहा है तो उनके लिए आर आ जाएगा। तो फोर और फिफ्थ दोनों देखो यूज हो गए। फोर तो यस सर। पोजीशन स्टैंड कर देगा कि कौन से नंबर पे है, और फिफ्थ जो है वो उसके नेम को रिप्रेजेंट करेगा। तो हर एक 10 डिजिट में से 5 डिजिट आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। ओके, आगे चलें। यस सर। इसके यस सर। बाद में हमारे पास 5 डिजिट्स हो गई। शुरू के 3 तो तुमने देख लिए कि इंग्लिश के अल्फाबेट के थ्रू यूज हो रहे हैं, जैसे कोडिंग के लिए यूज होते हैं, कोई भी सीरीज ABC XYZ। उसके बाद 4 और 5 जो है 4 इंडिविजुअल्स या कंपनी, ये स्टेटस के लिए हो गया। फिफ्थ जो नेम है उसको यूज कर देंगे। उसके बाद के हमारे पास जो 4 करेक्टर हैं, 4 करेक्टर्स, 10 हमारे पास थे। 10 में से 5 हम लोगों ने समझ लिए पैन के लिए। अब 4 बचे हैं, तो सॉरी 5 बचे हैं। तो जो 5 बचे हैं उन 5 में से 2 पार्ट कर दिए, एक 4 का कर दिया और एक लास्ट 1 का कर दिया। तो ये जो नेक्स्ट 4 हैं उनमें क्या होगा उसके बारे में बात हो रही है। तो नेक्स्ट 4 में सीक्वेंस जो होगा वो सीरीज में होगा। देखो जो शुरू के तीन थे वो अल्फाबेट की बात कर रहे थे, ABC की सीरीज डेवलप कर रहे थे। और जो ये 4 हैं ये नंबर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी इस तरीके का हम नंबर यूज कर लेंगे। सोचो कोडिंग कितनी जबरदस्त हो रही होगी। अब लास्ट हमारे पास बच जाता है पैन के लिए, जो सबसे लास्ट में निकल करके आ जाएगा, जो अभी आपने ये नंबर तो देख ही लिया आपके पास। लास्ट करेक्टर जो 10th करेक्टर होगा इज एन अल्फाबेटिक चेक डिजिट। तो मैं समझता हूँ कि अब तो पैन को लेकर के डाउट काफी हद तक का क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस सर। ओके, ये अच्छा टर्म था तो मैंने सोचा कि इसको जो है डाउनलोड्स में डाल दिया जाए, फिर आप लोगों को नोट्स में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। बंद कर देता हूँ मैं इसको, वापस आते हैं। बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा। क्या नाम बेटा तुम्हारा जो क्वेश्चन पुट किया था? शिवम सर। शिवम। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट परमानेंट अकाउंट नंबर को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया। देन इसके बाद में हम लोग आते हैं आधार। आधार तो आप सभी जानते हैं, नेशनल आइडेंटिटी प्रूफ कर रहा है। क्या इस पे भी यस आगे सर। चलें कि इसको भी आगे डिस्कस करें कि बढ़ जाएं? नो सर। तो आधार के लिए जरूरत पड़ेगी। देन प्रूफ ऑफ द बिजनेस रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। कंपनी रजिस्टर्ड होती है, फर्म है वो रजिस्टर्ड होती है, तो उनको सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे आपने कंपनी की डेफिनेशन सुनी होगी, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इन द आई ऑफ द
लॉ। तो आर्टिफिशियल पर्सन क्यों होती है? क्योंकि उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये उसी सर्टिफिकेट की बात हो रही है। तो इस तरह अब आपकी ये फाइनेंस की पहचान हो गई और फिर ये आइडेंटिटी की पहचान हो गई। देन आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्रमोटर डायरेक्टर्स विद फोटोग्राफ्स, ये तो अपने आप में ईजी है, पहचान हो सके। डीलिंग जितनी होगी तो वो सब बैंक के थ्रू होगी, तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो जितने मांगे जाएं। आफ्टर देन ऑथराइजेशन लेटर, बोर्ड रेजोल्यूशन, कौन, इसको समझिएगा। अगर कंपनी है या कंपनी के केस की बात करते हैं तो कंपनी तो हर जगह साइन करेगी नहीं, कॉमन सील लगती है, और हर जगह कॉमन सील भी नहीं लगती। तो मीटिंग करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी एक बंदे को ऑथराइज कर देते हैं कि ये इन सब डॉक्यूमेंट्स और डीलिंग में साइन करेगा। तो वो अथॉरिटी लेटर भी हो, ऐसा ना हो कि वो फर्जी हो। और फिर अब ये नया कॉन्सेप्ट भी आ चुका है, डिजिटल सिग्नेचर। यही डिजिटल सिग्नेचर जो है वो वेरीफाई करके प्रूफ हो जाएंगे, और जब भी आप डीलिंग करेंगे तो इसी से ही क्रॉस चेक हो जाता है। जैसे हम लोग पहले बैंक जा करके साइन करते थे, फिर बैंक वाला अमाउंट रिलीज करने से पहले उस साइन को मिलाता था और फिर कहता था भाई साइन मिल नहीं रहे, तो कोई दूसरा इंसान उस तरीके का साइन नहीं मार सकता। तो अब उन्हीं सब साइन के लिए डिजिटल है। इसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक बात कर लेंगे, मगर थोड़ा कोर्स से बाहर चले जाएंगे, अभी हम लोग कोर्स के अंदर रहते हैं। अब बताइए, जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको ले करके किसी को कोई दिक्कत लग रही है? अगर आंसर आएगा तो आप अ, उसके साथ अटैच डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। यस सर। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन में पहला हमें दिख रहा है नॉर्मल टैक्स पेयर। तो ये कंपलसरी वाला पोर्शन भी आपको याद रखना होगा। अब देखिए, नॉर्मल टैक्स पेयर, मोस्ट बिजनेसमैन इन इंडिया फॉल अंडर दिस कैटेगरी। जहां पर लिमिट दे दी गई नॉर्मल टैक्स पेयर की, सर 10 भी तो थी, हाँ 10 बेटा लिखिए स्पेसिफिक के लिए। तो ये नॉर्मल टैक्स पेयर है जब आप इस लिमिट को देख करके रजिस्ट्रेशन कराते हैं। सर एक वर्ड हमारे पास और भी आया था, कैजुअल। हाँ बेटा कैजुअल आया तो था। तो कैजुअल जो है उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए नेक्स्ट पॉइंट कैजुअल इंडिविजुअल के लिए दे रखा है। तो जो कैजुअल इंडिविजुअल हैं उनकी बात करते हैं। ये बहुत बढ़िया नोट्स हैं, इस जगह मुझे साइट पे मिले, और आप लोग भी इसी नोट्स को ही अपना आंसर बना लेंगे एग्जामिनेशन के लिए, तो बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा। ये हर टॉपिक का हल्का हल्का पॉइंट जितना एग्जामिनेशन बच्चे की जरूरत है। ओकेशनली और सीजनल businessmen can need to register their business under the GST for this category। कैजुअल नेम से ही क्लियर है कि रेगुलर रूटीन में नहीं है, जो कभी कभी करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं? सीजनल वाले हो सकते हैं और ओकेशनल वाले। बिजनेस नीड टू मेक डिपॉजिट इक्वल टू द GST लायबिलिटीज फ्रॉम द ओकेशनल ऑपरेशन। द टेन्योर फॉर द रजिस्ट्रेशन इज 3 months। बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं होता, सीजन का वर्क भी आया और चला गया। तो इसके बाद जब अगली बार सर सीजन में आएंगे, जैसे कि हम मैंगो में डील कर रहे हैं, सीजन आया और चला गया, तो इस बार तो मैंगो के लिए हमने सर करा लिया। अब अगली बार क्या होगा? तो कोई बात नहीं, तो इसके लिए आप रिन्यूअल और एक्सटेंशन करा लेंगे, क्योंकि 3 महीने के लिए है। फिर अगर आप फिर डील करते हैं इंडिया किसी दूसरे पार्ट में जा करके, तो इसको रिन्यूअल एक्सटेंशन करा लें, मगर लिमिट आपको 3 मंथ्स की यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट पॉइंट, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल इंडिविजुअल। अभी किसी एक स्टूडेंट ने फॉरेनर के लिए मुझसे बात करी थी। तो यस सर। हाँ, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि हम इस कैटेगरी के साथ में ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन में इंडिविजुअल हु रिसाइड आउटसाइड इंडिया बट ओकेजनली सप्लाई गुड्स और सर्विसेज एज एजेंट। प्रिंसिपल अपने किसी एजेंट को या प्रिंसिपल के थ्रू वर्क कर रहे हैं और किसी और कैपेसिटी में, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, मगर उनका ये जो रजिस्ट्रेशन होगा ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का पार्ट होगा। द बिजनेसमैन मोस्ट ओवर पे a deposit equal to expected GST liabilities during the GST। तो ये एक्सपेक्टेड लाइबिलिटीज है, जितने पे वो सेल करने जा रहे हैं उसके ऊपर कितना टैक्स जनरेट होगा, लाइबिलिटी उनके ऊपर आएगी, उसको उन्हें अकाउंट में जमा कर देना होगा। और इसका भी जो टेन्योर है वो 3 मंथ्स के लिए होगा। फिर अगर 3 मंथ्स बीत गए तो फिर से आप उसके लिए रिन्यूअल करवा लीजिए, जैसे पहले इसके पार्ट वाले में आपने पढ़ा था। आफ्टर द नेक्स्ट आते हैं कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन। ये पूरा अलग से पढ़ेंगे हम लोग, अभी तो सिर्फ यहाँ पर हल्का सा इंट्रोडक्शन है। बिजनेस विद एनुअल टर्नओवर अप टू ₹1 crore आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपोजिशन स्कीम। अंडर दिस स्कीम बिजनेस
हैव टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जीएसटी irrespective ऑफ द एक्चुअल टर्नओवर। सर इसका क्या मतलब है? एक बात ये ध्यान देनी है कि आपका टर्नओवर चाहे जितना हो, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक। और ये कहाँ तक होना चाहिए? 1 करोड़ से ज़्यादा का आपका नहीं होना चाहिए। तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिया, और आपसे मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है ये 1% है, और 1% आपको टैक्स बस दे देना, कहानी खत्म। मगर एक चीज़ है, कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन में फिर आपको आईटीसी नहीं मिलता। जो पीछे से आपने टैक्स वगैरह लिया था उन सबको आप माइनस नहीं करेंगे। जित बस 1% आपने जो टर्नओवर लिखाया उसका 1% आप दे दीजिए, बस बात ही खत्म। तो कंपोजिशन ऐसे बहुत अच्छा है सर बेटा। अभी तो हम इसके अच्छे और बुरे एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात नहीं कर सकते, क्योंकि इसका पॉइंट जब हम लोग कंपोजिशन स्कीम में पहुंचेंगे तो ध्यान से देखेंगे। अभी सिर्फ समझना है, लिमिट देखनी है और परसेंटेज के ऊपर ध्यान देना है। तो इस जगह हम लोगों का ये वाला पार्ट मेन खत्म होता है। किसी को इसमें कुछ पूछना हो तो बेटा बताएं। मैंने हम सर। लोग यहाँ पर जो कवर अप कर लिया और टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन कवर कर लिया। एक नॉर्मल टैक्स पेयर अब आपको समझ में आ गया, जो कि अमाउंट के थ्रू थे। कैजुअल टैक्स पेयर जो कि सीजनल थे, लिमिट 3 मंथ्स। नॉन रेसिडेंट जब फॉरनर की बात हो रही थी, लिमिट 3 मंथ। और कंपोजिशन जिसमें 1% है, 1 करोड़ की लिमिट आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। अच्छा, अब सर इसका प्रोसीजर क्या होगा? जब यूनिवर्सिटी में आप आते हैं एडमिशन के लिए तो प्रोसीजर क्या होगा? पहले फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद डॉक्यूमेंट देंगे, फीस उसके साथ डिपॉजिट होगी। ये इस तरीके से एक एक स्टेप पे काम होता है। तो आप आते हैं, आकर के देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अब ऑनलाइन सारी चीज़ें और जीएसटी का पोर्टल है, तो इसकी विजिट जो है वो बेटा पोर्टल से ही स्टार्ट होगी। जैसे लिखा है, द प्रोसीजर टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज इजी एंड फ्री। अ टैक्सपेयर सीकिंग ए नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कैन विजिट द जीएसटी पोर्टल एंड फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जीएसटी तो रहेगा ही रहेगा। पहली बार शुरू कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन का शॉर्ट हो गया REG उस 01, यहीं से कहानी आपकी शुरू, रजिस्ट्रेशन 1 से। तो आपको क्या करना है सर? प्रोसीजर सर क्या होगा? मतलब स्टेप्स, प्रोसीजर मतलब स्टेप्स क्या करना है। पहला देखो लिखा है विजिट जीएसटी पोर्टल। मुझे नहीं लगता पोर्टल को देखने की जरूरत है, क्या दिखाऊं क्या पोर्टल आपको अभी? मैंने दिया, नीचे दिया तो है स्क्रीनशॉट। ठीक। तो अब इसके बाद में रजिस्ट्रेशन आप किस में कराते हैं? तो अब क्लिक द रजिस्ट्रेशन अंडर द सर्विसेज टैब एंड क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन। तो अब ये देखो स्क्रीनशॉट पे दे दिया कि ऐसे ही आप जाएंगे तो आपने जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। देन एप्लीकेशन फॉर्म इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्योंकि प्रोसीजर में आपको आंसर तो बेटा लिखना ही पड़ेगा। तो अब ये बस 2 पार्ट्स लिख करके इसकी स्टोरी आप डाल सकते हैं। सेलेक्ट द टैक्स पेयर एज द टाइप ऑफ टैक्स पेयर, जो जो हम लोग हैं। उसके बाद फ्रॉम द स्टेट, कहाँ से आप उसको बिलोंग कर रहे हैं, पूछता जाएगा, डालते रहेंगे। लीगल नेम डालना है भाई जो पैन के साथ में होगा, और पैन नंबर तो मांगेगा ही, तो पैन नंबर आपको रजिस्ट्रेशन देना होगा। इस तरीके का सीन बन करके आएगा। जब आप पहुंचेंगे, इसको क्लिक करके, यहाँ से क्लिक करके नहीं, जो जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे तो ऐसे करके फिल करेंगे। और आजकल एक कैप्चा इस तरीके से चलने लग गया है कि इसको हम मशीन नहीं है तो ये भी आपको फिल करना होता है। इतना प्रोसीजर जो आप प्रोसीड कर देते हैं। देन इन द ईमेल एड्रेस भी पूछेगा, इसी के अंदर ईमेल एड्रेस भी है, सभी जानते हो। वैलिड मोबाइल नंबर बताने की जरूरत नहीं, जानते ही हो। इतना सब करने के बाद में देखो, इन द मोबाइल नंबर फील्ड द एंटर द वैलिड मोबाइल नंबर फॉर द प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेचरी। मोबाइल नंबर आप अक्सर देखते हैं कि एक कौन सा नंबर आता है जिसको चेक करते हैं, फिर वो नंबर कोड डाला जाता है कि OTP। वेरी OTP। OTP का फुल फॉर्म क्या है? वन टाइम वन टाइम पासवर्ड। पास। 1 टाइम पासवर्ड। तो इसलिए वो नंबर आप यहाँ पर यूज करेंगे। देखो OTP लिखा है, मोबाइल OTP, ठीक। ईमेल के थ्रू OTP लेते हैं तो उसको आप यहाँ पे कर दीजिए। इसका मतलब प्रोसीडिंग आपकी सही चल रही है। अब आगे प्रोसीड करते हैं। ऐसे ही सब उसमें बंद करके आते रहेंगे। बुक में इतना सब कुछ नहीं मिलता, मैंने इसीलिए बुक के नोट्स नहीं लिए, मैंने डायरेक्ट नेट से साइट ली और आपको साइट लिंक भी दे दिया है। अच्छा, अभी सबको कंप्लीट कर लिया। आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस मूव टू पार्ट बी। After verification, you will receive a TRN, temporary reference number. TRN will be sent to the registered email address and mobile number. तो पहले रजिस्ट्रेशन करा दिया, फिर उन्होंने जो वेरीफाई करना कर दिया, आपको TRN नंबर दे दिया। आप ये वेरीफाई करते हैं वहाँ से। आफ्टर देन पार्ट बी, क्लिक सर्विस रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन 10, क्योंकि ये सब हम कर चुके हैं, इससे हम एंट्री करते चले जाएंगे।
अब TRN नंबर जो हम लोगों को मिला जनरेट हुआ है उससे क्लिक करना है, द TRN जनरेटेड एंड कैप्चर टेक्स्ट शोन ऑन द स्क्रीन। अब उस नंबर से आगे फिर प्रोसीड करते हैं, तो प्रोसीड करने पर देखना होगा पहले तो आप मशीन नहीं थे, ठीक था, फिर ऐसे ही कुछ सिक्योरिटीज अलर्ट है जिनसे चेक करेंगे और वही उनका प्रोसेस है OTP वाला पेज को वेरीफाई करने का स्टेप वाइज। सर प्रोसीजर लंबा नहीं हो रहा बेटा, ऐसे ही काम करना एग्जामिनेशन में, तो थोड़े थोड़े बना देना, सब नहीं याद होगा, स्टेप वाइज कम से कम स्टोरी तो याद रहेगी। जब अगर आप 100% स्टोरी सुनोगे तो वहाँ 50% तो OTP वेरीफाई इस तरह करके कोई ना कोई डायग्राम आंसर बना ही लोगे जिससे कि आपको नंबर मिल जाए। Then my saved application page is display under the action column। ये ऐसे ही एक्शन कॉलम आपका बनता चला जा रहा है। On the top of the page registration application form of the 10 tab open। तो ये ऐसे ट्यूटोरियल बताने में उतना अच्छा नहीं रहता, मगर इस तरह की स्क्रीन हम लोग अभी एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि मतलब खोल करके पोर्टल पे चेक करके देखेंगे तो आपको यही सब स्क्रीनशॉट दिखाई देंगी। और जब एक बार इस प्रोसीजर से आप गुजर जाएंगे, सर क्या अपनी कंपनी हम लोग लॉन्च करेंगे? नहीं, एक आर्टिफिशियल ले करके फर्जी ले करके बना करके चेक करेंगे स्टेप को, तो हम लोगों को सब नंबर भी पता चल जाएंगे और स्टेप्स भी पता चल जाएंगे। इस तरीके से आफ्टर सबमिशन यू विल रिसीव द एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर वाया ईमेल और SMS, जो आपने दे रखा होगा नंबर उसके थ्रू हो जाएगा, और लास्ट में ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा सक्सेस। इसका मतलब कि रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया, और वो आपको थैंक यू कर देंगे, थैंक यू फॉर सबमिशन। ओके यस सर। ये प्रोसीजर है, इतना प्रोसीजर अगर आ जाए एग्जामिनेशन में तो इस प्रोसीजर को ऐसे ही छाप देना, नंबर तुमको प्रॉपर मिल जाएंगे। अच्छा अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते सर, इतना लंबा प्रोसीजर हम नहीं कराते, क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, कुछ तो होगा, जानते तो हो ही होगा, तो देखो क्या होगा, पेनाल्टी होगी। पेनल्टी All the business required to register under GST mandatory will have to pay a penalty 10% of the tax amount payable up to a sum of rupees 10,000। तो यहाँ पर जो पेनाल्टी है उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा, जितना भी टैक्स बन रहा है वो तो आप देंगे ही देंगे, उसके साथ में 10% और ऐड करके देंगे, मगर ये मैक्सिमम जो है 10,000 तक की हो सकता है। 10% का पोर्शन जो है पेनाल्टी 10,000 तक की लग सकती है। तो आप बड़े बिजनेस मैन, अरे छोड़ो 10,000 तक की पेनाल्टी है वो दे दिया जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर आकर के इतने कंटेंट कर लिए कि रजिस्ट्रेशन में कितने पोर्शन ओवरव्यू में कवर अप होते हैं। मैं अभी आ नहीं जा रहा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ते हैं, ताकि आप जो थोड़ा पढ़ लें, एक बार रिवाइज कर लें, तो आपके मन में इसके अलावा भी कई तरीके के क्वेश्चन आ जाएं। ऑनलाइन होने के बेटा अपने अलग बेनिफिट्स हैं और क्लासरूम टीचिंग के अलग बेनिफिट्स हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट डिजिटल टीचिंग होने की वजह से जो पॉइंट हमारे पास टिपिकल हुआ उसको हम लोगों ने डायरेक्ट इंटरनेट पे क्रॉस चेकिंग कर ली और देख लिया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हम लोगों ने कितनी चीज़ें आज के टॉपिक में कवर अप कर ली। तो यहाँ स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो टेबल ऑफ कंटेंट हमने देख लिया, हु इज एलिजिबल टू रजिस्टर, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने अमाउंट के साथ में देख लिया, पॉइंट नंबर 5th और 5th तक देख लिया, पेनाल्टी तक का। 6th जो मेन इंपॉर्टेंट है कि तभी अराइज होगा जब इसके थ्रू आप एक बार पूरा पढ़ लें और देख लें, तो आपके मन में भी कई क्वेश्चन आएंगे, अगर नहीं आते तो क्या क्या हो सकते हैं, उन सारे डाउट्स के ऊपर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो बताइए आज की क्लास आपके लिए मीनिंगफुल रही, हेल्पफुल रही, या आपको लग रहा है कि वेस्ट हो गया टाइम? मीनिंगफुल थी सर। चलो किसी बच्चे ने इज्जत रख ली, तो आंसर पलट करके दे दिया, वेरी गुड है। एक बार इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट अमाउंट देख लीजिएगा, ठीक है। और पेन वाला पॉइंट अब क्लियर हो गया ना बेटा? यस सर। Yes, कल मैं पूछ लूंगा